हेलो एवरीवन। हिस्ट्री हमें सिखाती है अगर हम सब मिलकर अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें तो हम सब एक कंट्री की पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन की मदद से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में भी पता चलता है। तो लेट्स सी हमें हमारे हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से क्या सीखने को मिलता है। रशियन रेवोल्यूशन की वजह से सिर्फ रशिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबने आइडिया ऑफ सोशलिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में बदलाव आने लगे। हमने पहले फर्स्ट लेसन में पढ़ा है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसकी वजह से क्या है, सारी कंट्रीज़ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को यूरोपियन सिटीजन ने, जो यूरोप के सिटीजन थे, उन्होंने इक्वल एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके लिए सोसाइटी जो थी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। सोसाइटी हमारी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कौन कौन से में? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इस चैप्टर की वजह से अब हम समझेंगे कि कैसे लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोशलिस्ट के साथ मिलकर यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया था। रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो हम सबसे पहले इसमें रशियन एम्पायर की बात करेंगे। उसके बाद हम फरवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करेंगे। और ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि कैसे फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से मदद से रशिया में मोनार्की सिस्टम क्या है, पूरी तरह से एबोलिश हो गया, ख़त्म हो गया था। एंड कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन की मदद से रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी। और इस चैप्टर में हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करें, जैसे कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसमें हम बोल्शेविक एंड मेंशेविक ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज। जैसा कि हम सब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के चैप्टर से सीख लिया है कि कैसे 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फर्स्ट चैप्टर में याद है ना आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने किया था कि जो 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। किस तरीके से मोनार्की सिस्टम के दौरान किंग लुई 16 क्लर्जी और नोबल्टीज़ ने राज किया था। हमने ये भी सीख लिया था कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की फ्रेंच सोसाइटी आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिलिटी पर एस्टेब्लिश होने लगी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सिर्फ फ्रेंच में नहीं बल्कि पूरे यूरोप और एशिया में भी बहुत से बदलाव आने लगे थे। राजा राम मोहन रॉय जो एक सोशल वर्कर थे, साथ के साथ डिरोजियो जो एक पोइट थे, इन दोनों की मदद से लोगों ने आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को डिस्कस करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को यूरोप के सारे लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। सभी लोग इससे सहमत नहीं थे। इनफैक्ट अब जो है सोसाइटी 3 ग्रुप में एस्टेब्लिश हो गई थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स में डिवाइड थे, यहाँ 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने सोसाइटी में आ रहे चेंजेस को पहले तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहते थे ये? वी वोंट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, हम किसी भी तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट चेंजेस आर नीडेड। धीरे धीरे इनको ये फील हुआ था कि चेंजेस जो है हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। साथ के साथ ये कहते थे कि ब्रिंग चेंज बाय स्लो प्रोसेस। चेंजेस तो आए, ठीक है, सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं, सही हैं, बट ये स्लो प्रोसेस में ये चेंजेस आने चाहिए। एकदम से सारे चेंजेस नहीं आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पुराने कस्टम्स कल्चर्स हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चाहते थे कि चेंजेस हों बट स्लो प्रोसेस में आए। सेकेंड क्या है हमारा? लिबरल्स।
इसमें वो लोग आते थे जो एक ऐसा नेशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ सभी के रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाए, जितने भी रिलीजन है सबको रिस्पेक्ट किया जाए। एक ऐसा नेशन जहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इलेक्ट हो। किस टाइप की गवर्नमेंट इलेक्ट हो? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इलेक्ट हो, जो सभी के राइट्स को रिस्पेक्ट करे, जितने भी लोग हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करें। ये मोनार्की सिस्टम के भी खिलाफ थे। मोनार्की सिस्टम के बिल्कुल हफ्ते कहते थे कि एंड मोनार्की सिस्टम का बिल्कुल एंड हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग वुमेंस को वोटिंग राइट देने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये वुमेंस को तो बिल्कुल ही अलग रखते थे। साथ ही साथ इनका मानना था कि वोटिंग राइट का जो राइट है, वोट देने का राइट है, वो भी ऐसे मेंस के पास होना चाहिए जिनके पास अपनी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि जो लिबरल्स लोग थे, ये लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव ही नहीं करते थे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। थर्ड आ रहा है हमारे रेडिकल्स। ये लोग एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसकी गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी बेस्ड हो। इसमें सारे लोग जो थे वो वुमेन राइट्स पे भी समर्थक थे, उसके सहमत थे वुमेन्स को भी कि उनको भी राइट देने का अधिकार होना चाहिए। और साथ के साथ ये लोग जो थे, जो प्रॉपर्टी थे उसमें भी बैलेंस करने में बिलीव करते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है अमीर लोगों के पास है वो सिर्फ उनके पास ना रहे, बल्कि पूरी सोसाइटी के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसके पास? सारी प्रॉपर्टी के पास होनी चाहिए, सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रेलवे में एक्सपेंडेशन की मदद से फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, ट्रेन सेटअप हो रही हैं, एक्सपेंडेशन हो रहा है उनका, की मदद से न्यू सिटीज़ एंड न्यू फैक्ट्री सेटअप हुई, नई सिटी बनी और नई फैक्ट्री सेटअप हुई। इन सब के कारण मैन वुमेन एंड जो चिल्ड्रन हैं सब ने क्या है, फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत से इश्यूज आने लगे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास घर भी नहीं थे, सैनिटेशन की व्यवस्था भी नहीं थी, और क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो ये सब आ रही थी। इनको सॉल्व करने के लिए रेडिकल्स और जो लिबरल्स हैं, इन जो प्रॉब्लम्स आई थी पीछे हाउसिंग, सैनिटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडिकल्स एंड लिबरल्स जो हैं ये आगे आने शुरू किए। लिबरल्स और रेडिकल्स के पास अपनी खुद की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी थी, और जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा भी था। ये इनका एक आइडिया आया कि इन लोगों को क्यों ना हम इन प्रॉपर्टी को बहुत सारे वर्कर को एम्प्लॉय किया जाए। इनके पास जो इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा है, इसकी मदद से क्या है बहुत सारे वर्कर को एम्प्लॉय किया जाए, जिसकी वजह से क्या है लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। इन्होंने सोचा कि वर्कर्स को एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, काम मिलेगा तो उनको ट्रीटमेंट मिलेगा अच्छा, यानी वो अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे, उनकी वेजेस बढ़ाई जाएगी, उनकी जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सकेगा। तो ये लोग और भी खुश होकर बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होगी। कंट्री की प्रोडक्शन तो हो रही है, अब किसी भी फैक्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ रही है, कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, सोसाइटी भी डेवलप हो रही है। इस आइडिया को सोसाइटी के सभी लोगों ने, सोसाइटी के जितने भी लोगों ने, सब ने सपोर्ट किया। इनफैक्ट कुछ नेशनलिस्ट ने भी रेडिकल्स एंड लिबरल्स की हेल्प करना शुरू कर दिया। मोनार्की सिस्टम को भी ख़त्म करने की तैयारी की जा रही थी। इटालियन नेशनलिस्ट जिसुपी मैज़िनी, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं जिसुपी मैज़िनी, उन्होंने अपने आर्टिकल की मदद से नेशनलिज्म का आइडिया भी स्प्रेड किया था। इन्होंने, किसने? जिसुपी मैज़िनी ने। नेक्स्ट है हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। इसमें क्या है, मिड 19th सेंचुरी में लोगों ने सोसाइटी में आ रहे बदलावों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया था। सोशलिज्म का आइडिया जो है पॉपुलर होने लग गया था, यानी कि अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि आखिर सोसाइटी को किन किन आइडियाज़ पर कंस्ट्रक्ट किया जाए, कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जिन पे हम अपनी सोसाइटी को बना सकते हैं कि सभी को इक्वल राइट्स मिलें,
कुछ ही समय बाद सोशलिस्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। जितने भी सोशलिस्ट हैं उन्होंने जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। हमने पीछे किया ना कि निजी संपत्ति के खिलाफ थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे कि जो प्रॉपर्टी सारी सोसाइटी की होनी चाहिए। इसलिए वो जो आइडिया था अभी तक चल रहा था। तो कुछ ही समय में सोसाइटी के जितने भी लोग थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इन लोगों का मानना था कि एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का प्रोडक्शन बनाने के पीछे, कोई भी इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन बनाने के पीछे, उसको प्रोडक्टिव बनाने के पीछे क्या बहुत सारे वर्कर्स का हाथ होता है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो फिर जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वे ओनर को ही क्यों मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए सोशलिस्ट ने मिलकर कलेक्टिव सोशलिस्ट के बारे में बात की। जितने भी सोशलिस्ट थे उन्होंने किसके बारे में मिलकर बात की? कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के बारे में बात की। तो इसके मुताबिक अब प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का राइट एक सोसाइटी के पास होना चाहिए, एक समाज के पास होना चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं होना चाहिए, एक ओनर के पास नहीं होना चाहिए। अब बात आती है सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। कि सोशलिस्ट सोसाइटी को किन किन बेसिस पर कंस्ट्रक्ट किया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे वो सामने आए। सब ने अपने अपने ओपिनियन देने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आए रॉबर्ट ओमन। सबसे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट ओमन। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सुझाव दिया था। इनफैक्ट इंडियाना में इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मनी के नाम से बनाने का सोच भी लिया था। बट कुछ और सोशलिस्ट का मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी गवर्नमेंट की हेल्प से ही एस्टेब्लिश होनी चाहिए। उसे खुद नहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए। कोऑपरेटिव कम्युनिटी को किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश करना चाहिए? गवर्नमेंट की हेल्प से एस्टेब्लिश करना चाहिए। एक और सोशलिस्ट ने सुझाव दिया जिसका नाम था लुइस ब्लॉक। इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया था कि कैपिटलिस्ट को कोऑपरेटिव्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। अब बात आती है कि कोऑपरेटिव का काम क्या होगा? एक एसोसिएशन बनाना जिसके मुताबिक सभी लोग मिलकर प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। सारे लोग प्रोडक्शन के लिए मिलकर काम करेंगे। जिसने जितना काम किया होगा उसको उतना ही प्रॉफिट दे दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स की। इन्होंने भी अपने अपने ओपिनियन दिए थे जिसके अंदर कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग किया गया था कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की बात की थी। कैसी कम्युनिटी सोसाइटी एस्टेब्लिश करने की बात की थी जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के राइट सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के पास होनी चाहिए। सिर्फ सोसाइटी उसको हैंडल करेगी और कोई नहीं। इन आइडियाज़ को और पॉपुलर करने के लिए सोशलिस्ट ने मिलकर सेकंड इंटरनेशनल के नाम से सोसाइटी ने क्या किया? सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जर्मनी एंड इंग्लैंड के वर्कर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन भी बना ली थी जिसके अंदर जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन भी बना ली जिसकी मदद से इन लोगों ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था और इन लोगों ने पैसे भी बचाने शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ क्या वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए और वोटिंग राइट्स को लेने के लिए इन लोगों ने लड़ना भी शुरू कर दिया था। और कुछ ही समय बाद जर्मनी में एक ऐसा संगठन बना जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम किया। इन सब ने मिलकर पहले तो अपने वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए, वोटिंग राइट्स को पाने के लिए लड़ना शुरू किया और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जर्मनी में इस एसोसिएशन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करना भी शुरू कर दिया और थोड़े समय में ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी जीत लिए इन्होंने। (1905) में लेबर पार्टी एस्टेब्लिश हो गई। कौन सी पार्टी? 1905 के अंदर 1905 के अंदर एक लेबर पार्टी एस्टेब्लिश हो गई जिसने ब्रिटेन में और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश हो गई। लेबर पार्टी एस्टेब्लिश होने की वजह से क्या होगी? सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश हो गई। बहुत से एफर्ट भी किए गए इसको पाने के लिए, बट यूरोप में अभी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी।
गवर्नमेंट क्या है, यूरोप में अभी भी गवर्नमेंट पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। अभी भी सोसाइटी के अंदर कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं ये लीड कर रहे थे।